आपने मुझसे कहा है कि मैं साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ऊपर बात करूं। तो शुरुआत में यहाँ से करना चाहूँगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जो अभी आपने परिभाषा दी, जो डेफिनेशन बताई, जवाहरलाल नेहरू ने जो डेफिनेशन दी है, तो शायद हमारा देश खुशकिस्मत था कि जवाहरलाल नेहरू जैसा प्राइम मिनिस्टर मिला जिसको ये यकीन था कि इस देश का अगर भविष्य बनाना है तो उसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के बीच साइंटिफिक टेम्पर का होना। और साइंटिफिक टेम्पर की ये लंबी डेफिनेशन तो आपने सुनाई ही, लेकिन कई बार इसके बारे में नेहरू ने बात की है। एक जगह वो ये कहते हैं कि scientific temper is application of conclusions drawn within four walls of laboratory beyond those four walls। यानी जो चार दीवारी के अंदर साइंटिस्ट जिन नतीजों पर पहुंचते हैं और जिस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल उन चार दीवारी दीवारियों के बाहर, जिनको कभी कभी आइवरी टावर भी कहा जाता है, उसके बाहर जब किया जाता है तो हम उसको साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं। लेकिन हाँ, एक और जगह वो बहुत खूबसूरत डेफिनेशन और देते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर इज टेम्पर ऑफ अ फ्री मैन। जिसका मतलब ये हुआ कि हम आजाद नहीं हो सकते जब तक हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्पर ना हो। लेकिन इसका दूसरा भी मतलब है, यानी बिना आजाद हुए साइंटिफिक टेम्पर भी नहीं हो सकता। दोनों का आपस में रिश्ता है। आजादी का मतलब यह है कि हमें सवाल पूछने की आजादी हो। आजादी का मतलब यह है कि ख्याल रखने की आजादी हो। आजादी का मतलब यह है कि उन सवालों के जवाब ढूंढने की आजादी हो। यानी जो बंधन हमें समाज में दिखाई देते हैं, पुरानी मान्यताएं दिखाई देती हैं, लोगों का डर दिखाई देता है, ये कहें या ना कहें, ये सवाल पूछें या ना पूछें, ये सारे डर जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक साइंटिफिक टेम्पर नहीं हो सकता। हाँ। अगर अगर हम इतिहास में थोड़ा सा जाएं, आपने मेरी किताब के बारे में बातचीत की है, मिथकों से विज्ञान तक। तो मैंने जब तलाश करना शुरू किया तो मुझे लगा कि इंसान ने एक वक्त आया जब सवाल पूछने शुरू किए। यानी क्या जानवर सवाल पूछते हैं? हमें नहीं मालूम। इंसान ने कब सवाल पूछने शुरू किए? हमें नहीं मालूम। लेकिन कभी ना कभी तो सवाल पूछने शुरू किए और उनके जवाब तलाश करने शुरू किए। तो जब इन सवालों और जवाबों की तलाश इंसानियत ने शुरू की तो उसमें दो तरह के सवाल पूछे गए। एक वो सवाल थे जिनकी शुरुआत क्यों से होती थी, और एक वो सवाल थे जिनकी शुरुआत कैसे से होती थी। यानी सवाल एक ही है, लेकिन शुरुआत अगर क्यों से होगी तो उसके जवाब बिल्कुल अलग होंगे, और अगर कैसे से शुरू होगी तो उसके जवाब बिल्कुल अलग होंगे। और इसी बात पे मैं फिर से लौटूंगा, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि साइंटिफिक टेम्पर या वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंसी नजरिया, इसका बहुत गहरा ताल्लुक तार्किकता या रैशनैलिटी के साथ है। अब अगर हम इतिहास को देखना शुरू करें और जो इंसान अफ्रीका के जंगलों से बाहर निकल करके दुनिया के और हिस्सों में फैला,
तब तक वो ट्राइब्स में रहता था। और इन ट्राइबल सोसाइटीज में भी कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जो बार बार पूछे गए, और इनके चारों तरफ मिथक इकट्ठा हुए, यानी इनके एक्सप्लेनेशन हमें मिथकों में मिलते हैं। अब इसमें से दो तीन बड़े सवाल ले लेते हैं। जैसे धरती का आकार क्या है, एक सवाल ये था। जैसे ये कि इस ब्रह्मांड को, चांद को, सितारों को किसने बनाया, कौन चला रहा है। जैसे कि ये सवाल कि मुर्दा और जिंदा में क्या फर्क होता है। ये सवाल लगातार इंसानियत ने पूछे। अलग अलग ट्राइब्स ने इनके अलग अलग जवाब तलाश किए। कहीं हमें कोई मिथक मिलता है, जैसे कि एक मिथक है कि भगवान ऊपर से आए और उन्होंने पहले पत्थर बनाया, फिर आग बनाई, फिर आग से हवा बनी, और हवा से पानी बना, और पानी से वगैरह वगैरह। और इस तरह से सारी चीजें मिला करके, पांच तत्व मिला करके उन्होंने आखिर में आकर के इंसान बनाया। कहीं हमें मिलता है कि सिर्फ पानी था, और पानी में सब कुछ डूबा हुआ था। एक छोटा सा पहाड़ का एक चोटी रह गई थी, और उस चोटी के ऊपर एक केचुआ था, और वो केचुआ जो था उसने मिट्टी खानी शुरू की, और फिर धरती उससे बनती चली गई। तो इस तरह के बहुत सारे मिथक हमको मिलते हैं, जो बहुत पुराने ट्राइब्स में हमें दिखाई देते हैं। ये अलग अलग जवाब अलग अलग वक्तों के ऊपर हमें इनमें बदलाव दिखाई देता है। दो तरह से बदलाव इसमें दिखाई देता है। एक, जब ज्योग्राफिकल एरिया बदलता है, यानी वो ट्राइब कहाँ है, कहाँ पहुंची, या एक ट्राइब टूट के दूसरे दो ट्राइब बन गई और वो कहीं और निकल गए, और एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं रहा उनका, तो उनके मिथक अलग अलग होते चले गए। यानी सवाल वही थे, जवाब अलग होते चले गए। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर ज्योग्राफिकल कंडीशन बदली तो जवाब बदले। दूसरा तरीका ये था कि जैसे जैसे समाज बदला, जैसे जैसे समाज जटिल होता चला गया, यानी गांव बसे, शहर बसे, सभ्यताएं बसी, और ये बड़े बदलाव आए, तो ये मिथक भी बदलते गए। और अगर हम इनको टाइम लाइन के ऊपर रखने की कोशिश करें, यानी सबसे पुराने मिथकों को देखें और फिर धीरे 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 उनमें बदलाव देखें, तो हमें यह दिखाई देता है कि इनका आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। यानी वक्त के हिसाब से बदल रहे हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से बदल रहे हैं। सवाल वही है, ये धरती कैसी है, ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये कॉस्मॉस या यूनिवर्स कैसे बना, किसने बनाया, कौन चला रहा है, जिंदा और मुर्दा में क्या फर्क है। और इनके ये सारे खूबसूरत कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स हैं जो जवाब दे रहे हैं इन जटिल सवालों का। इंसानियत बार बार इन सवालों को पूछ रही है, और जब पूछ रही है तो ज्योग्राफिकल कंडीशन और टाइम के हिसाब से इनमें बदलाव आ रहा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं टाइम के हिसाब से। ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से बदलाव आए, ये आसान है समझना। हिंदुस्तान की ट्राइब्स को देखें या हम अपनी सभ्यता को देखें, तो हमारे पास इन सारे सवालों के अलग अलग जवाब हैं। यानी इंसान को सर से पैदा हुआ, भुजाओं से पैदा हुआ, पेट से पैदा हुआ, पैर से पैदा हुए, एक जवाब ये है। ये एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। इसका
कि इंसान इस धरती पर कैसे पैदा हुआ। यही इसी तरह के और कई जवाब हैं। एक जगह ऋग्वेद कहता है कि ये ब्रह्मांड किसने बनाया, किसको पता है। एक वक्त था जब ना मृत्यु थी, न मृत्यु का अभाव, न वक्त था, न वक्त का अभाव, न जीवन था, न जीवन का अभाव। किसे पता है, किसे खबर है। शायद देवों को पता हो, पर देव तो बाद में पैदा हुए हैं, उन्हें भी पता नहीं होगा। और बाद में कहता है कि शायद जिस रचयिता ने इसे रचा है उसे पता हो। और आखिरी लाइन कहती है इस सूक्त की कि शायद उसे भी पता ना हो। ये एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल इसका जवाब देने की कोशिश कर रहा है कि ये पूरा ब्रह्मांड किस तरह से रचा गया। अगर हम अरब वर्ल्ड में चले जाते हैं या क्रिश्चियनिटी या जुडाइज्म या इस्लाम, जिनको हम सेमेटिक रिलीजन्स कहते हैं, उनमें देखें तो हमको पता लगता है कि भगवान हमेशा से था, अल्लाह मियाँ हमेशा से थे, गॉड हमेशा से था, यहुआ हमेशा से था। अलग अलग नाम हैं इनके। और एक दिन उन्होंने फैसला लिया इस ब्रह्मांड को रचने का। 6 दिन में सब कुछ रचा गया। 7वें दिन उन्होंने आराम किया। इंसान का पुतला बनाया, पुतला बना के उसमें रूह या आत्मा फूकी। ये ज्योग्राफिकल एरियाज अलग अलग हैं, तो यहां के मिथक अलग अलग हैं। सवाल वही है, मिथक अलग अलग हैं। तो ज्योग्राफी के हिसाब से तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम टाइम लाइन पे डालते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो मिथक बाद के हैं, इनकी जड़ें कहीं पुराने मिथकों में हैं। यानी जो मैंने कहानी आपको शुरू में सुनाई, 5 तत्व, वो हमें एरिस्टोटल तक आते आते 4 तत्व हो जाते हैं। और जब अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में इस बात को मान लिया जाता है कि पूरे ब्रह्मांड की रचना तत्वों से हुई है और वो लिमिटेड हैं, यानी आग, पानी, हवा, मिट्टी, तो हमको कहीं 5 मिलते हैं। यानी आकाश उसमें हमारे यहां ऐड हो जाता है। दूसरी जगह आत्मा ऐड हो जाती है, रूह या स्पिरिट जिसे कहते हैं, वो ऐड हो जाती है। तो अगर हम टाइम लाइन पे रखने की कोशिश करें तो जटिलता बढ़ती चली जा रही है। यानी शुरुआत के पीरियड में कोई एक भगवान का तसव्वुर नहीं है। एक गॉड, एक अल्लाह, एक खुदा नहीं है। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग। तो जब बंटवारा हो रहा है काम का समाज में, तो फिर भगवानों के काम भी हो रहे हैं। हमारे यहां इंद्र का काम वर्षा करना है। तो अलग अलग वक्तों में अलग अलग भगवानों का के कामों का बंटवारा हो रहा है। और अगर मेसोपोटामिया को देखें और इजिप्ट को देखें तो बड़ी अजीब बात है वहां पर कि जब पुरुष प्रधान समाज बन गया तो फिर एक नया भगवान पैदा हो गया जो औरतों के कानून बनाता था, गॉड ऑफ विमेन अफेयर्स। तो ये है सिलसिला। टाइम के हिसाब से जैसे जैसे जटिल होता चला गया समाज, वैसे वैसे ये मिथक भी जटिल होते चले गए। इनमें चीजें बढ़ती चली गई, ऐड होती चली गई, सब्ट्रैक्ट होती चली गई। ज्यादातर मिथकों के अंदर कहीं ना कहीं एक
बड़ा सैलाब या पानी का और आग का कॉन्सेप्ट जरूर मौजूद है। ये बड़ी फैसिनेटिंग चीजें थी इंसान के लिए। हमारे यहाँ पानी, कमल, उस पे भगवान, उसी तरह से कुरान में और बाइबल में नूह का सैलाब, और इनका सीधा रिश्ता अगर हम देखें तो हमें पता लगता है कि आ, गिलगामिश की कहानी के साथ। गिलगामिश की कहानी में एक बड़ा सैलाब है जिसमें उसने सारी चीजों को, दुनिया में जो जानदार थे उनको बचाया है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज जो पता लगती है हमको, वो ये भी पता लगती है इस पूरी जर्नी में कि कहीं ना कहीं लिक्विड कुछ ना कुछ है पहले, और फिर उससे सब कुछ बना। ये तसव्वुर करना, ये सोचना कि कुछ भी नहीं था से कुछ भी बन सकता है, ये इंसान नहीं सोच सकता था। तो जितने भी मॉडल्स हैं एक्सप्लेनेशन के, उनमें कुछ ना कुछ है। यानी दूध का तस्वुर, अंडे का तस्वुर, कॉस्मिक एग का तस्वुर, चाइनीज सिविलाइजेशन में और हमारी सिविलाइजेशन में भी एक कॉस्मिक एग है और उसमें से निकलता है सब कुछ वगैरह। तो यानी कुछ नहीं से कुछ बन सकता है, ऐसा कोई तस्वुर नहीं था। तो अब सवाल अगर पूछें कि इंसान जिंदा कैसे रहता है, जानवर जिंदा कैसे रहते हैं, पतंगे जिंदा कैसे रहते हैं और मर क्यों जाते हैं, तो उसका एक बड़ा खूबसूरत, लचीला, बेहतरीन एक मॉडल हमारे सामने इंसानियत ने पेश किया। किसी ने किसी वक्त बहुत इंटेलिजेंट आदमी रहा होगा, उसने कहा एक चीज होती है रूह, एक चीज होती है आत्मा। आत्मा अंदर है तो हम जिंदा है, आत्मा बाहर है तो हम नहीं। आप सोच रहे होंगे कि इन कहानियों का क्या ताल्लुक है जब हम साइंटिफिक टेम्पर पे बात कर रहे हैं। हमें देखने को यह मिलता है कि जहां जहां कैसे पूछा गया है, वहां वहां परेशानी ज्यादा बड़ी खड़ी हो जाती है। और जब जब इंसान ने क्यों पूछा है, तो बड़ा सिंपल सा जवाब मिल जाता है, भगवान की मर्जी। यानी वो जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है जो आत्मा से शुरू होता है, अगर आत्मा का तसव्वुर ना हो तो भगवान का भी तसव्वुर नहीं हो सकता। आत्मा के बाद भगवान का तसव्वुर आता है। लेकिन यही हमको पुराने दौर में मटेरियलिस्ट फिलॉसफी भी मिलती है। हमारे देश के अंदर चारवाक की फिलॉसफी है। ग्रीक सिविलाइजेशन में एरिस्टोटल प्रोपोनेंट है, जो जिसको हम मटेरियलिस्ट फिलॉसफी कहते हैं। वो एरिस्टोटल कह रहा है सारे ब्रह्मांड को एक प्राइमरी कॉज है वो चलाता है। उसकी थ्योरी ये है कि बिना कॉज के, बिना वजह के कुछ नहीं होता। तो कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी हमको वहां मिलती। हमारे यहां चारवाक या बृहस्पति फिलॉसफी जिसे कहते हैं वो मिलती है। बृहस्पति फिलॉसफी क्या कह रही है? वो कह रही है कि जो पांच सेंसेस हैं हमारे, उनसे जो कुछ जाना, समझा या महसूस किया जा सकता है, बस वही रियलिटी है। बाकी सब झूठ है, बाकी सब बकवास है। ये मैं नहीं कह रहा, ये चारवाक की फिलॉसफी कह रही है। तो दुनिया की हर सभ्यता में और हमारी सभ्यता में भी मटेरियलिस्ट फिलॉसफी मौजूद है। मटेरियलिस्ट फिलॉसफी का बहुत गहरा असर है रिलीजन्स के ऊपर। और रिलीजन के अंदर, किसी भी रिलीजन के अंदर आप देखने की कोशिश करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियलिस्ट अंडरकरेंट्स मौजूद हैं। यानी वो सवाल जो क्यों से शुरू होते हैं उनके जवाब भी हैं, और कैसे से शुरू होने वाले सवालों के जवाब भी मौजूद हैं। इसी वजह से हमको
बुद्ध के यहां रैशनैलिटी की एक खूबसूरत डेफिनेशन मिलती है। बुद्ध क्या कह रहे हैं? बुद्ध ये कह रहे हैं कि किसी की बात इसलिए मत मानो कि वो ज्यादातर लोग मानते हैं। किसी की बात इसलिए मत मानो, या कोई दावा इसलिए मत मानो कि ज्यादातर लोग उसे मानते हैं, तुम्हारे ग्रंथों में लिखी है, क्योंकि परंपराओं से तुम तक पहुंची है, या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें बताई है, इसलिए मत मानो। अपने दिमाग की कसौटी पर उसे परखो, और अगर वो ठीक लगे तो उसे ग्रहण करो, और उसको मानवता की अच्छाई के लिए इस्तेमाल करो। ये वही रैशनैलिटी की डेफिनेशन है जिसको अभी थोड़ी देर पहले नेहरू के खूबसूरत लफ्जों में आपको ऋषि जी ने बताया था। तो ये परंपरा बहुत पुरानी परंपरा है। जब मैंने साइंस की डेफिनेशन ढूंढने की कोशिश की, तो उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस में मैं नहीं जा रहा, लेकिन एक पॉपर की डेफिनेशन बहुत खूबसूरत है। कार्ल पॉपर एक बड़े विचारक थे, और उन्होंने साइंस की परिभाषा देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि साइंस का दावा तब तक साइंस का दावा नहीं माना जा सकता जब तक उसके अंदर उसे गलत साबित करने की क्षमता ना हो। बात थोड़ी सी टेढ़ी सी है, पर इसकी एग्जाम्पल बहुत आसान दी उन्होंने। उन्होंने ये कहा कि सारे हंस सफेद हैं, ये साइंस का दावा है। क्यों? इसलिए कि अगर एक भी काला हंस मिल गया तो ये दावा गलत साबित हो सकता है। इसको और जो मैंने अपनी किताब में ज्यादा समझाने के लिए लिखा है, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। चांद पे बैठी बुढ़िया चरखा कात रही है, ये हमें बचपन में सबको सुनाया जाता है, घर वाले कहानी सुनाते हैं। ये दावा साइंस का दावा है। क्यों? इसलिए कि अगर हम चांद पे जाएंगे और बुढ़िया जो है चरखा काटती हुई नहीं मिली, तो दावा गलत साबित हो जाएगा। पर इस दावे को थोड़ा सा बदल दें। हम ये कहें कि ये कहानी कुछ ऐसी है कि चांद पे बैठी बुढ़िया चरखा काट रही है, लेकिन अगर चांद पे जाओगे तो वो गायब हो जाएगी। अब ये दावा साइंस का दावा नहीं रहा। तो भूत होते हैं, ये साइंस के दावे से बाहर है। भगवान है या नहीं है, ये साइंस के दावे से बाहर है। इसे गलत या सही साबित नहीं किया जा सकता। तो साइंस के दावे वो हैं जो कैसे से शुरू होते हैं, और हम उन्हें साबित कर सकते हैं या नहीं साबित कर सकते हैं। ये जरूरी एलिमेंट है साइंस के किसी भी दावे का। अब हम आते हैं इस बात के ऊपर कि साइंटिफिक टेम्पर फैलाना कितना मुश्किल काम है एक डीपली रिलीजियस सोसाइटी में, जैसे हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है या बांग्लादेश है या हमारे और पड़ोसी हैं वहां पर। एक बच्चा सुबह को जब उठता है तो घर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ रिलीजियस चीज कर रहा होता है। कहीं कुरान पढ़ रहा होता है, नमाज पढ़ रहा होता है, या जब वो आंखें खोलता है तो भजन कोई कर रहा होता है, सूर्य प्रणाम कर रहा होता है। कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है। वो जब स्कूल जाने के लिए तैयार होता है तो काला टीका लगा देता है, कोई कोई दवा पढ़ पढ़ के फूंक देता है कि अच्छा दिन गुजरे तुम्हारा। जब वो बाहर निकलता है तो उसको मंदिर, मस्जिद, गिरजा, ये इनमें से कुछ ना कुछ, मजार, कुछ ना कुछ जरूर दिखाई देता रहता है।
वो स्कूल पहुंचता है तो स्कूल में शुरुआती किसी न किसी रिलीजियस एक्टिविटी से होती है सुबह को। वो अगर टेलीविजन देखे तो भी वहां कुछ ना कुछ रिलीजियस सुबह को चल रहा होता है, चाहे वो आपको आपका भविष्य क्यों ना बता रहा हूं सुबह बैठे हुए। वो वापस लौटता है तो यही क्रिया चलती रहती है। वो मार्केट जाएगा तो दुकान में कुछ ऐसा रिलीजियस रखा हो। यानी एक बम्बार्डमेंट है रिलीजियस मैसेजेस का जो लगातार चल रहा है। एक आदमी का नाता साइंस के साथ, साइंटिफिक रैशनैलिटी के साथ बहुत कम देर का होता। आपने किसी मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट होते हुए नहीं देखा हो। कहीं न्यूटन की या आइंस्टाइन की, या उन्हें छोड़िए, आर्यभट्ट को ले लीजिए आप, सीवी रमन को ले लीजिए आप, अ, भटनागर, एसएस भटनागर को ले लीजिए, जिन्होंने हिंदुस्तान में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है बदलने में आजादी के बाद। होमी जहांगीर भाभा को ले लीजिए, साराभाई को ले लीजिए, कहीं इनकी फोटो नहीं दिखाई दी रिलीजियस प्लेसेस पर अगर आप साइंस की किसी लैब में जाएंगे तो वहां जरूर मिल जाएगी कोई रिलीजियस तस्वीर, कोई सिंबल मिल जाएगा, कुछ नहीं तो मशीन के ऊपर लोग स्वास्तिक का निशानी लगा हुआ होगा। बैंक जाएंगे, और आजकल तो हालात ये हैं कि अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो मैं शर्त लगा सकता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मंदिर, मस्जिद, कुछ गिरजा, या लगातार ओम शांति ओम का रिकॉर्ड कुछ ना कुछ चल रहा हो। ये आपके और मेरी रोज की दिनचर्या है, पैदा होने से लेकर के मरने तक। ऐसे में साइंस का प्रसार प्रचार करना बहुत मुश्किल काम। लेकिन अभी ऋषि जी ने बाबाओं के बारे में बात की, तो जरा बाबाओं का फेनोमेना भी देख लेते हैं। बाबाओं का फेनोमेना अगर देखने हम चलें तो हमें पता लगता है कि जो 5 बड़े बाबा हैं, सिर्फ उनको ले लेते हैं। ये हैं स्वामी नित्यानंद, 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक। आसाराम बापू 17,000 करोड़ के मालिक। बाबा रामदेव 1,600 करोड़ के मालिक। रवि शंकर 1,000 करोड़ के मालिक। माता अमृता नंदनमयी 1,500 करोड़ के मालिक। ये हैं कुछ बाबा। इनमें सबसे बड़े बाबा का नाम अभी नहीं मिल रहा है मुझको, लेकिन उनकी 2 मिलियन, 2.3 मिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टी है। अगर वैसे ही तब आप थोड़ा कैलकुलेट करने बैठ जाइए तो 3,80,00,000 बच्चे स्कूलों में हुआ करते हैं। अगर इनकी प्रॉपर्टी को जमा करें और बच्चों में डिवाइड कर दें तो आपको पता लगेगा कि न सिर्फ ये कि इस देश के हर बच्चे को निशुल्क शिक्षा दी जा सकती है, फ्री एजुकेशन हो सकती है, बल्कि हर एक बच्चे के हिस्से में 30,000 रुपए महीना आएगा। ये है जो हम अपने देश के साथ कर रहे हैं। यानी देश के पास दौलत है, ये हो सकता है कि एजुकेशन के लिए हमारी गवर्नमेंट के पास ना हो। हम देश का पैसा एजुकेशन के बजाय मंदिर, मस्जिद और बाबाओं में लगा रहे हैं। हम देश की हेल्थ का ख्याल नहीं कर रहे। हम मंदिरों, मस्जिदों, दरगाहों, बाबाओं में लगा रहे हैं ये पैसा। देश के पास दौलत की कमी नहीं है, सवाल यह है कि हम कहां लगा रहे हैं। ये बाबा फेनोमेना है क्या जिसकी ऋषि जी ने बात की?
बाबा फिनोमेना 80 के दशक में एक नए तरह से शुरू होता है। हमारे यहाँ बाबा हुआ करते थे जिनका अध्यात्म से डायरेक्ट ताल्लुक होता था। हम बहुत सारे ऐसे नाम जानते हैं और उनकी बड़ी इज्जत होती थी। ये नया मॉडर्न फिनोमेना था जो 80 के दशक में शुरू हुआ। टेलीविजन आया और सबसे पहले एक बाबा ने हम सबको योगा सिखाना शुरू किया। वहां से शुरुआत होती है और फिर देश के हर कोने में, खदरे में, हर चौराहे पे अब आपको एक नया बाबा खड़ा हुआ दिखाई देता है। ये फैक्ट्रीज हैं एंटी साइंस प्रोपेगेंडे की। ये फैक्ट्रीज हैं जो एक प्रोडक्ट बनाती हैं, बेचती हैं उसे, और मॉडर्न मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके उसको लोगों तक पहुंचाती हैं इस एंटी साइंस जहर को, जिस जो साइंटिफिक टेम्पर के खिलाफ है। इनके प्रोडक्ट्स हैं मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस, जिनमें से कुछ का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले किया। पर ये बाबाओं को पनपने क्यों दिया गया इस देश में? एक तरफ तो मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस की जड़ें मौजूद थी, मार्केट पहले से मौजूद था, इन्होंने मॉडर्न फैक्ट्रीज बना ली। लेकिन सिर्फ वही नहीं है। आज जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इस देश की, वो इन बाबाओं के पैर छू करके बड़ी हुई, वहां पली बढ़ी, आरएसएस की शाखाओं में पली बढ़ी है। तो फिर उनका डायरेक्ट ताल्लुक है इन बाबाओं के साथ। इनकी सोहबत में उन्होंने परवरिश पाई है, वो इनकी सोहबत में बड़े हुए, पले बढ़े हैं, और उनकी राजनीति इन्हीं के साए में पनपी है। तो एक तरफ नेहरू हैं जो साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रहे हैं, जो पॉलिटिशियन है, और दूसरी तरफ आज के दौर में मोदी जी हैं। हमें मालूम है कि आसाराम के साथ जो उनके क्लिप्स हैं वो किस तरह से के क्लिप्स हैं। नेहरू जैसे आदमी का दिमाग पनप रहा है बेस्ट ऑफ द माइंड्स के बीच में। उनके चारों तरफ सबसे अच्छे साइंटिस्ट हैं, सबसे अच्छे लेखक हैं, सबसे अच्छे शायर हैं, सबसे अच्छे फिल्म मेकर हैं, और सिर्फ देश के नहीं, दुनिया के। गांधी, नेहरू, आजाद, पटेल और बहुत सारे नेता, ये खुद पढ़े लिखे लोग हैं, ये खुद चिंतन करने वाले लोग हैं, और इनकी सोहबत, इनकी अपब्रिंगिंग, पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग हो रही है दुनिया के बेहतरीन दिमागों के बीच में। और आज के दौर में जो सत्ता में हैं उनसे हम कुछ और एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी परवरिश इन हालात में हुई। तो इसलिए जो पॉलिसी चेंज आता है वो हमें साफ दिखाई देता है। यानी नेहरू के बाद इस देश के अंदर एक बड़ी डिबेट होती है साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर, और इनके आने के बाद इस बात पे डिबेट होती है कि गौमूत्र का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, गोबर कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, संजीवनी बूटी को हम कैसे ढूंढ के निकालें, सरस्वती रिवर को हम कैसे ढूंढ के निकालें, एडम्स ब्रिज को राम सेतु का नाम दे करके एक प्रोजेक्ट चलाने की कोशिश है। ये यहां तक तो बात ठीक थी। जिस बात की तरफ ऋषि ने इशारा किया वो ज्यादा खतरनाक है। यानी एक तरफ बाबा हैं, एक तरफ उनके पास पैसा है, जो एंटी साइंस माहौल पैदा कर रहे हैं आम जनता के बीच में, जिनको पॉलिटिशियन का संरक्षण हासिल है। दूसरी तरफ एजुकेशन के ऊपर, साइंस के ऊपर अटैक हो रहा है, जो सिलेबस है वो बदल करके। तीसरी तरफ एक और हमला है आज के दौर में,
साइंस के ऊपर और साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर। और वो है कि हमारे जो बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस थे, जिसमें अभी इसरो का जिक्र किया, आईआईटीज का जिक्र किया, जिनकी दुनिया भर में बहुत इज्जत थी, हमने इज्जत कमाई थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक टेम्पर की वजह से। और हमने बेहद अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनाए थे जो बेहतरीन साइंस कर रहे थे, जिसमें हम दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट के साथ खड़े हो सकते थे, उनकी बात समझ सकते थे, वो हमारी बात समझ सकते थे। अब उन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस का जिसका जिक्र किया है ऋषि ने अपनी बातों में, उनका माहौल बदला जा रहा है। अब आपको प्रेशराइज किया जा रहा है वहां सूडो साइंस करने के लिए। यानी कितनी बेइज्जती की बात है, इसको मैं बार बार दोहराता हूं। कितनी बेइज्जती की बात है कि हमारे यहां जहां पीसी रे पैदा हुए, जिनको हिंदुस्तान में केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, 100 साल से ज्यादा हो गए, उस देश के अंदर जहां आज हम इस डेवलपमेंट की हद पे पहुंचे हुए हैं कि हर चौराहे के ऊपर पेशाब टेस्ट करने की लेबोरेटरीज मौजूद हैं, कम से कम शहरों में तो थोक से, वहां हम ये कहें कि हमें गाय के पेशाब के बारे में पता नहीं है साइंटिफिकली, और उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स दिए जाएं और उसके ऊपर प्रोजेक्ट करवाए जाएं जबरदस्ती, और ये कहा जाए कि इसमें से निकालो कुछ, यानी कंक्लूजन्स पहले से दे दिए जाएं और फिर रिसर्च की ग्रांट्स दी जाएं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रांट देना शुरू कर दे, डीबीटी ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रांट देना शुरू कर दे कि मंत्रों का उच्चारण अगर करते रहें तो मरीज के ऊपर क्या असर पड़ेगा। आरएसएस के संरक्षण में एक्सपेरिमेंट किया जाए कि किस तरह से अच्छे बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट तो हिटलर ने चलाया था अपने यहाँ, स्वस्थ और अ, अच्छे बच्चे पैदा करने का। उस तरह के प्रोजेक्ट्स चलाए जाएं इस देश के अंदर। ये है एक और तरह से हमला साइंस के ऊपर, साइंटिफिक रैशनैलिटी के ऊपर और साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो बहुत समझने की जरूरत है, जिसकी वजह से मैंने ये पूरी किताब लिखी। जब मैं आपसे कह रहा था क्यों और कैसे का मामला है, तो क्यों का जवाब तो सीधा भगवान तक ले जाता है, आस्था तक ले जाता है, अल्लाह मियाँ तक ले जाता है। ब्रह्मांड क्यों बना? मर्जी। जब हम कैसे पूछते हैं तब फिर ये जवाब नहीं हो सकता। जब हम अपनी ज्ञान की सीमा पर पहुंचते हैं कैसे पूछते हुए, तब हम कहते हैं हमें नहीं मालूम, हम पता करके बताएंगे, या अभी रिसर्च चल रही है, हमारे पास अभी जवाब नहीं है, आगे जवाब मिलेगा। जैसे हमें नहीं मालूम कि 10⁻⁻32 से पहले जब ब्रह्मांड बना तो उससे पहले क्या हुआ, हमें नहीं मालूम। रिसर्च चल रही है, कोशिश है। हमने सर्न रिएक्टर बनाया है जहां हम गॉड पार्टिकल जिसको कहा जाता है, जो असल में हिग्स बोसॉन पार्टिकल है, उसकी तलाश कर रहे हैं। वैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि समझ सके। हमें नहीं मालूम कि उससे पहले क्या हुआ। यानी साइंस में, विज्ञान में हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि नॉलेज जो है वो फ्रोजन नहीं है, जमी हुई नहीं है। हमें जिन सवालों के जवाब नहीं पता उनको एक्सेप्ट करने में हमें कोई परेशानी नहीं। हर धर्म में जो सवाल क्यों से शुरू हुआ था, यह दावा किया जाता है कि उनके पास सारे जवाब मौजूद हैं। सारे जवाब उनके ग्रंथों में मौजूद हैं। यानी कुरान में सारी नॉलेज है, वेदों में सारी नॉलेज है,
बाइबल में सारी नॉलेज है, तौरा में सारी नॉलेज है। तो सारी नॉलेज का दावा वहां हो सकता है। और अक्सर कहा जाता है कि भाई मुसलमानों की एक किताब है या क्रिश्चियंस की एक किताब है, वो एक किताब में यकीन रखते हैं, एक खुदा में यकीन रखते हैं। यहां कहा जाता है कि वेदों में सारी नॉलेज है, और वो चुरा के ले गए तो कुछ नॉलेज जो है वो बाहर चली गई। यानी हम वेद याद करते रहे, हमें नॉलेज का पता नहीं लगा। दूसरों ने जब उसको ट्रांसलेट कर लिया तो उनको नॉलेज मिल गई। क्या आर्गुमेंट है? मैंने नहीं देखा कि कोई हाफिज कुरान जो है उसने कोई वैक्सीन बनाई। नहीं, कोई दावा नहीं कर सकता कि भाई हाफिज थे या पूरी तरह से उन्होंने पढ़ी थी किताब। जिसका मैं ये कह रहा हूं, आप माने जो कुछ भी, पर यह बात बिल्कुल पक्की है कि किसी एक किताब में या किसी 4 किताबों में या किसी 100 किताबों में सारी नॉलेज, सारा ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान बटा हुआ है, अलग अलग किताबें लिखी गई हैं, अलग अलग शोध किए गए हैं, पेपर्स मौजूद हैं, जर्नल्स मौजूद हैं, और ज्ञान की कोई सीमा नहीं। अक्सर यह भी दावा किया जाता है कि हमें सब कुछ मालूम है, और साइंटिस्ट जो आज जो डिस्कवर किया है वो हमारे किताब में पहले ही लिखा हुआ था। तो भाई ये बता दीजिए कि कल को साइंटिस्ट क्या करने जा रहे हैं, क्या मालूम करने जा रहे हैं। पहले नहीं समझ में आया था आपकी, अब बता दीजिए। हमेशा ये दावा बाद में ही क्यों किया जाता है? एक चीफ मिनिस्टर साहब ने तो ये कहा कि देखिए साहब, हमारे यहाँ टेलीविजन था और इंटरनेट था, इंटरनेट था तो सैटेलाइट था, सैटेलाइट था तो रॉकेट था, मिसाइल था, वगैरह वगैरह। ये ज्ञान आपने, जब तक रॉकेट नहीं था, टेलीविजन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, सैटेलाइट नहीं था, तब क्यों नहीं कहा? बाद में ही क्यों आपको पता लगा इस बात का? मेरे ख्याल में कहीं ना कुछ गड़बड़ है। हमें कुछ चीजों पे और भी नजर डालनी चाहिए कि साइंस में और धर्म में क्या अंतर है। माने आप चाहे जो भी, दोनों में से कोई भी रास्ता आप चुन चुन सकते हैं। आपने कभी ये देखा है कि मतलब आइंस्टाइन ने न्यूटन की थ्योरी को जब कहा कि ये बहुत लिमिटेड फ्रेमवर्क में काम करती है, जो हाई स्पीड फ्रेमवर्क होंगे उसमें काम नहीं करती है न्यूटन की थियरी, तो न्यूटन के मानने वालों ने आइंस्टाइन के मानने वालों को पीटना शुरू कर दिया हो, आइंस्टाइन के मानने वालों के घर जला दिए हो। मेरा दावा है कि आपको ऐसा कुछ नहीं पता होगा। जब हबल ने और लामात्र ने ये कहा कि आइंस्टाइन ने गलती कर दी, तो आइंस्टाइन ने पहले उनका मजाक उड़ाया, और फिर जब यह साबित हो गया कि लामात्र और हबल दोनों सही बात कह रहे हैं कि ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, तो आइंस्टाइन ने कहा कि मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी कि अपनी इक्वेशन को बदला इस यूनिवर्स को स्टैटिक साबित करने के लिए। जब गलती होती है साइंस में तो सुधार भी होता है, और सुधार होता है तो जो गलती हुई है उसके लिए माफी मांगने के लिए भी साइंटिस्ट तैयार होता है। क्या किसी धर्म के अंदर ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कहे कि रामचंद्र जी अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे, और वो रिसर्च से साबित कर दे? क्या होगा उसका हाल? जाहिर है
कि उसको जात बाहर कर दिया जाएगा। कोई ये कहे कि नहीं, मोहम्मद साहब ने चांद के 2 टुकड़े नहीं किए थे, मुसलमान क्या करेंगे उसके साथ? तो हमेशा का सच है एक तरफ, और दूसरी तरफ सच बदलता रहता है। और जब सच बदलता है साइंस में, तो हम जात बाहर नहीं करते, हम जश्न मनाते हैं। और जितना बड़ा बदलाव आता है उतना बड़ा जश्न मनाया जाता है। ये है साइंटिफिक टेम्पर। आप साइंटिफिक टेम्पर माने या ना माने, ये आपके हाथ में। साइंस के लिए जरूरी है समाज में अमन, चैन, शांति और आजादी, ताकि साइंटिस्ट आजादी के साथ सवाल पूछ सकें, आजादी के साथ जवाब तलाश कर सकें। अगर कोई समाज उन्नति करना चाहता है तो वो अपने साइंटिस्ट को सबसे बड़ा तोहफा यही दे सकता है कि वो उन्हें अमन बख्श दे। हमारी जनरेशन ने जो किया सो किया। आपकी जनरेशन के सामने भी ये बड़ा सवाल खड़ा है कि क्या आप साइंस के, साइंटिफिक टेम्पर के और पीस के, अमन और शांति के साथ खड़े होंगे, या आप हिंसा के साथ खड़े होंगे? और ये सवाल आज के दौर में, खास तौर से ट्रंप के आने के बाद, कहीं ज्यादा बड़ा सवाल बन गया है। हमारे समाज में तो ये सवाल से हम जूझ ही रहे थे, लेकिन अब दुनिया के स्तर के ऊपर हम इस सवाल से जूझ रहे हैं कि आप शांति के साथ खड़े होंगे, आप अहिंसा के साथ खड़े होंगे, आप साइंस के साथ खड़े होंगे, साइंटिफिक टेम्पर के साथ खड़े होंगे, या फिर अशांति के साथ खड़े होंगे, हिंसा के साथ खड़े होंगे। फैसला हम में से हर एक को करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।